बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कल पाकिस्तान के अंदर लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं और बड़े जेन्युइन किस्म के सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी सहाफ़ी, कोई भी पुलिस, कोई भी फौजी ऑफिसर, कोई भी जज, कोई भी सियासतदान, कोई भी कानून और आइन से बालातर है? इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो सिचुएशन इस वक्त बन गई है, इसके ज़िम्मेदार है कौन? और इस वक्त कानून सिर्फ मखसूस लोगों पर क्यों लागू करने की कोशिश की जा रही है? और कोशिश करने वाले क्या कानून से बालातर हैं? इनके खिलाफ फिर मुस्तकबिल में कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सहाफ़ी है वो दो दड़ों में तकसीम है और उसका बड़ा क्लियर अवाम के सामने भी सारे नज़र आ रहे हैं कि एक जो दड़ा है वो कौम के साथ इस वक्त खड़ी है, दूसरा जो है वो जो एलीट और सरमाएदार क्लास है जिनके मफादात इस वक्त शदीद किस्म के ख़तरे में है पाकिस्तान के अंदर, उसको बचाने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये जो तकसीम है इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या इन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, एक जो दड़ा है जो इस वक्त कौम के साइड पे जो लोग खड़े हैं उनका एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ क्या है? वो सहाफ़ी वो बड़ा एक सादा सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 70-75 सालों में ये जो मुल्क चला आ रहा है और 70-75 साल गुजरने के बावजूद हम मुसलसल बदतरी की तरफ जा रहे हैं और हम कभी भी उन मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सके जो पहले दिन से पाकिस्तान उसका सामना कर रहे थे। इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसके बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल इसमें यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान की इन 70 सालों में पाकिस्तान के अंदर उनके हाथों में ताकत रही और जो पाकिस्तान के सियाह व सफ़ेद के मालिक रहे, जो इस मुल्क की हुक्मरान रहे, वो लोग कौन थे? और दूसरा बुनियादी सवाल उसके अंदर ये भी है कि वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की वो कैसे सरमाएदार बन गए? परस्पर एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। नवाज शरीफ साहब ने 1985 में सियासत शुरू की। अभी सवाल ये है कि 1985 में नवाज शरीफ या जो शरीफ खानदान है उनके एसेट्स कितने थे और 2023 में इस खानदान के एसेट्स कितने हैं? 1985 से लेकर 2023 तक जो उनके एसेट्स है उसमें कितना इजाफा हुआ, ये इजाफा किस तरह हुआ, उनके पास पैसा कहाँ से आया? दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब को जब से उसने बेनज़ीर भुट्टो से शादी की उसी वक्त से लेकर आज तक उनके उस वक्त एसेट्स कितने थे और आज उनके एसेट्स कितने हैं? उस वक्त और आज के वक्त में उनके एसेट्स के अंदर जो डिफरेंस है, ये पैसा उनके पास कहाँ से आया? मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ आएंगे कि मुफ्ती महमूद जो एक बड़ा सियासतदान थे पाकिस्तान के अंदर और एक दरवेश सिफत किस्म की सियासतदान थे, उनकी वफात के बाद जब फजलुर रहमान साहब ने अपनी पार्टी का चार्ज संभाला तो उस वक्त उनके एसेट्स कितने थे, उनकी क्या कारोबार थी और आज 2023 में कितने हैं? ये पैसा इनके पास कहाँ से आया? बड़ा जेन्युइन सवाल है। फिर आते हैं जो बाकी फौजी हुक्मरान रहे और जो फौजी जर्नल रहे और जो हुकूमतों में रहे, जो ताकत में रहे, जब उन्होंने फौज ज्वाइन की तो उस वक्त उनकी फैमिली की क्या असासे थे और जब वो यहाँ पे इक़्तिदार से बाहर निकले, जो हुकूमतों में रहे या जो मुलाजिमत से बाहर निकले, रिटायरमेंट के वक्त फिर उनके एसेट्स कितने थे, उनकी तनख्वाह कितनी थी, उनके मराहत कितनी थी और उसका जो डिफरेंस है ये पैसा कहाँ से आया? सेम इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स का सवाल है कि जो ब्यूरोक्रेसी है जब उन्होंने इस सर्विस को ज्वाइन की तो उनके एसेट्स कितने थे, रिटायरमेंट के बाद उनके कितने थे, ये पैसा, उनके तनख्वाहें कितने थे और ये पैसा कहाँ से आया? सेम वही सवाल फिर सहाफ़ियों के हवाले से भी हैं कि जब हमने सहाफ़त ज्वाइन की तो उस वक्त हमारे एसेट्स कितने थे, आज कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हमने जॉब्स की,
कितने तनख्वाह हमें मिली और एडिशनल कितना पैसा हमारे पास कहाँ से आया। ये बड़ी एक जेन्युइन किस्म के सवाल है और मेरे ख्याल में इसकी जब तहकीकात होगी तो उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। फर्ज़ करें जब मैं सहाफ़त में आया तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये एक हकीकत थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ज़िंदगी है वो बड़ी अच्छी गुजर रही है। मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी है। ये सवाल बिल्कुल बनता है कि जब इन सारे लोगों के हवाले से तहकीकात शुरू होगी तो उस वक्त ये सवाल मुझसे भी होना चाहिए कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आए जिस पे आपने अपने लिए घर भी खरीदी और आपने गाड़ी भी खरीदी और आप ऐसी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इन सारे लोगों के हवाले से जब तहकीकात शुरू हो जाए तो वो सवाल मुझसे भी करे और फिर हज़ारों जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे भी करे। उनके सैलरीज को देख ले, कितने तनख्वाह कहाँ से मिली और इस पूरे अरसे के दौरान 20 साल के दौरान कहाँ से मुझे कितने तनख्वाह आए, वो सारी चीज़ें फिर उसके अंदर जब आप साबित कर सकेंगे तो फिर आपके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उसको मैं साबित न कर सका कि मेरी तनख्वाह कहाँ से कितने आई थी, कितना कितना पैसा मुझे मिला था, तो डेफिनेटली फिर उनको ये सवाल करना चाहिए कि ये जो आपके असासे हैं ये कहाँ से आ गए हैं। ये मेरे ख्याल में वो बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक तरफ जो सहाफ़ी कौम की तरफ खड़े हैं अपने कौम को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक हकीकी आज़ादी और एक ताबनाक मुस्तकबिल चाहते हैं, एक वो है। दूसरा वो जो इस माफिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो असासे हैं, इन लोगों के जो अलीशान किस्म की ज़िंदगी है, ये जो अभी पाकिस्तान की एलीट बन चुके हैं, इनके खिलाफ अगर आपने जेन्युइन तहकीकात शुरू कर दी तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा कि ये सारा जो पैसा है ये कौम को लूट कर बनाया गया है या इनकी माँ बाप की तरफ से इनको ये सारे एसेट्स मिले थे और उसके बाद फिर इन लोगों ने कारोबार की थी। क्या बहैसियत हुक्मरान आप और आपके बच्चे कारोबार कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। पाकिस्तान के अंदर ये कानून भी मौजूद है, फिर वहाँ पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि इक़्तिदार के अंदर रहते हुए जब पाकिस्तानी कानून के अंदर आप कोई कारोबार नहीं कर सकते तो आपने किस तरह कारोबार की थी। अगर आपने वहाँ पे कारोबार की थी तो ये एक गैर कानूनी इक़दाम था। अगर आपने कारोबार नहीं की थी तो फिर ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। अभी सवाल ये है कि जो जर्नलिस्ट उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तानी कौम की एक किस्म उनके अगेंस्ट खड़े हैं और इस माफिया को बचा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन माफिया से अगर आप पूछ लें कि जो आपके एसेट्स हैं, जो आपने चैनल बनाए, उस चैनल को बनाने के बाद जो पैसा आपने कमाया, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। ये जो इश्तिहारात आपको मिल गई है, क्या वो एक जेन्युइन तरीके से आपको मिले हैं? और फिर आपने कितने ब्लैकमेलिंग कहाँ कहाँ पे की और कहाँ कहाँ पे आपने दीगर जो कारोबार इस्टेब्लिश किए थे, आपने इस मीडिया के जरिए किस तरह किन लोगों को ब्लैकमेल किया और किन लोगों से आपने पैसा लेकर वहां पे आपने इतना बड़ा माल बनाया। ये मेरे ख्याल में बड़ी जेन्युइन किस्म की चीजें हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्यों ये जो इस वक्त सहाफ़ी है और ये इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमेशा जो कुछ सियासी खानदान हैं जो इस इक़्तिदार के अंदर रहे, फिर उनके बच्चे आ रहे हैं, बाप के बाद बेटा और बेटी और उसके बाद फिर उनके बेटे और बेटियां, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर। पहली मर्तबा पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास से एक बंदा आया जिनकी फैमिली सियासत के अंदर पहले नहीं थी। वो बंदा आगे आया, कौम ने उनको वोट दिया और उनको वज़ीर आज़म बनाया। अभी जब वो वज़ीर आज़म बने तो उसने बात की कि पाकिस्तान की एक खारिजा पॉलिसी होनी चाहिए, पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। और जब उसने ये बात की और जब उसने किसी और की मर्जी के खिलाफ एक आज़ाद पॉलिसी बनाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसको गिरा दिया गया। और फिर कौम जाकर उनके पीछे खड़ी हो गई कि हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त कौम एक तरफ खड़ी है और जो माफिया है वो दूसरी तरफ खड़ी है। इसी वजह से ये जो जर्नलिस्ट है उनका भी यही सोच है कि पाकिस्तान के अंदर हमें एक आज़ाद खारजा पॉलिसी
کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور پاکستان کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا پڑے گا۔ کب تک یہاں پہ چینی مافیا، آٹا مافیا، سولر مافیا، پتہ نہیں کتنے کتنے قسم کے مافیاز ہیں جو اقتدار میں آ کر اپنے کاروبار کو فائدہ پہنچاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ان کے بچے ایک عالیشان قسم کی زندگی نہ صرف پاکستان بلکہ باہر دنیا کے اندر بھی گزارتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کاروبار باہر دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر ان صحافیوں کا یہ بھی سوال ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پہ حقیقی جمہوریت ہے، خواہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا آسٹریلیا ہے یا نیوزی لینڈ ہے یا دوسری اس قسم کے ممالک ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ ان ممالک کے حکمران جو وہاں پہ اقتدار کرتے ہیں، کیا وہ حکمران کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر وہاں پہ کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں پہ عالیشان محلات خرید سکتے ہیں، وہاں پہ ان کی فیملیز رہ سکتے ہیں، ان کے بچے یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں اور پاکستانی قانون ان کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتی؟ ایک ملک ہمیں بتایا جائے ان سارے ممالک کے اندر، اور پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ حکومت ان ممالک کے اندر کریں گے اور اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد پھر جا کر باہر دنیا کے اندر رہائش اختیار کریں گے، اور جب اگلے الیکشن ہوگی تو ایک بار پھر یا تو خود آئیں گے یا اپنے بیٹی کو بھجوائیں گے یا اپنے بچوں کو بھجوائیں گے، اور وہاں پہ الیکشن کمپین کر کے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل کر کے اقتدار میں آ جائے، اور ایک بار پھر وہ یہاں پہ پاکستان میں منتقل ہوں گے، 3 4 5 سال تک رہیں گے، اور اس کے بعد اقتدار ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر لندن جائیں گے۔ ایک ملک پوری دنیا کے اندر ہمیں بتایا جائے، اگر ایک یہ جو ممالک کے نام میں نے لیے اگر وہاں پہ آپ لوگ ثابت کر سکتے ہیں تو پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا جو کچھ یہ جرنلسٹ کر رہے ہیں جو اس وقت قوم کے ساتھ کھڑی ہیں، پھر وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا جائے کہ ان ممالک کے اندر جو ایک قانون ہے اور جو عدالتی سسٹم ہے، کیا وہاں پہ یہ پاسبل ہے کہ کوئی بھی ایک مجرم جن کو عدالت نے سزا دی ہوں، ان کے عدالتی ان کو یہ اجازت دے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائے، اور پھر اگر عدالت نے ان کو 4 ہفتوں کی اجازت دی تو کیا 4 سال تک وہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ اور پھر جس بندے نے وہاں پہ گارنٹی دی ہو اور وہ اپنے گارنٹی کو مطلب جو اس نے وعدہ کیا ہو اس کے پاسداری نہ کر سکے، تو کیا پھر وہی بندہ اس ملک کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑے جنون قسم کے سوال ہیں، اس کا جواب دیجئے۔ پھر آپ یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اندر کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بینگ اے صحافی مجھے یہ اجازت حاصل ہے کہ میں کسی قوم کو دہشت گرد قرار دوں، مجھے یہ اجازت حاصل ہے کہ میں 2 صوبوں کے فورسز کو لڑانے کی سازش کروں؟ اگر مجھے یہ اجازت قانون کے تحت حاصل نہیں ہے تو پھر اس قسم کی چیز اگر میں کروں گا تو میرے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر یہاں پہ آ جائے پولیس کی طرف، کیا پاکستان کے اندر پاکستانی قانون کے مطابق یہ جو پولیس ہے یہ قانون سے بالاتر ہے؟ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ قانون کے اندر یہ ہے کہ آپ قانون اور آئین کے نیچے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ جو کچھ ہم نے زمان پارک میں اور کل اسلام آباد میں دیکھا، کیا یہ قانون کی پاسداری تھی؟ کیا قانون پولیس کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ اس قسم کا ظلم کرے اور اس قسم کے گھر اور گھر کے 4 دیواری کی پامالی کری، جس طرح ہم نے کل زمان پارک کے اندر دیکھا، جس طرح ہم نے کل اسلام آباد کے اندر دیکھا؟ کیا قانون کے تحت پھر یہ اجازت پولیس کو حاصل ہے کہ جب وہ قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پھر آپ اپنے دفاع کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو کیا پھر قانون کے اندر یہ ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ابھی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ساری چیزیں ایکسپلین ہو جائے اور قانون کے اندر جو سقم موجود ہے وہ دور ہو سکے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ کل ہم نے دیکھا کہ زمان پارک کے اندر جب یہ لوگ جا رہے تھے تو اپنے اسلحہ، ان کی ایسی ایڈیوز اور فوٹوز سامنے آ گئی کہ یہ اپنے ساتھ اسلحہ اندر لے کر جا رہے تھے، یہ اپنے ساتھ بیگوں کے اندر کچھ چیزیں اندر لے کر جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر آئی جی اور ایک جو ان کے نگران ہیں، نگرانی کرنے والا وزیر اطلاعات، اس نے جو پریس کانفرنس کی، کیا قانون کے اندر یہ اجازت ہے کہ آپ انہی بندوق جو آپ کی پولیس والے اپنے ساتھ
जो फोटोज और वीडियोस के अंदर नजर आ रहे हैं, अंदर लेकर जाए, वहां से आप रिकवर करें और फिर यहाँ पे आप क्लेम करें कि ये हमने ज़मान पार्क से रिकवर किया। फिर सवाल ये है कि जो प्लास्टिक की बोतल आपने वहां से रिकवर किया और आपने ये क्लेम किया कि इसके अंदर ये लोग पेट्रोल बम बना रहे थे, तो क्या कभी दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि प्लास्टिक की चीज के अंदर आप पेट्रोल बम बनाए और फिर यहाँ पे आप क्लेम करें? और फिर जो आपने बाकी जो क्लेम्स किए हैं, अभी सवाल ये है कि क्या इस आईजी और इस निगरान वज़ीर एहतियात के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा और कार्रवाई किस तरह हो सकेगा? जब वहां पे सहाबियों ने उनको एक्सपोज कर दिया तो उसके खिलाफ फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा है जो इनके खिलाफ पूरी तौर पे तहकीकात शुरू कर देते। ये एक जो गैर कानूनी तरीके से पूरा एक रियासत इनके हाथ में है, कानून इनके हाथ में है और जिस तरीके से ये उस कानून को इस्तेमाल करना चाहे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो लोग सवाल उठाते हैं उनके ऊपर ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने देखा कि उन सहाफियों ने जो इस माफिया को डिफेंड कर रहे हैं वो वहां पे भी उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह किस्म की चीजें थी कि यहाँ पे न सहाफी कानून से बालातर है, न पुलिस कानून से बालातर है, न फौज कानून से बालातर है, न जज कानून से बालातर है, न ब्यूरोक्रेट कानून से बालातर है, न सियासतदान कानून से बालातर है। यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो कानून के नीचे हैं। इसी वजह से ये जो पिछले 11 महीनों के अंदर जो कुछ हुआ है, इसके एक इंडिपेंडेंट किस्म के जुडिशल कमीशन के जरिए इसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन सारे लोगों के हवाले से मेरे ख्याल में एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना चाहिए जो ये इन्वेस्टिगेट करे, ये पूरी जो 70 साल के अंदर जिन लोगों ने असासे बनाए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे और इनसे पूछा जाए कि ये असासे आपने कहां से बनाए, आप सबूत पेश करें। अगर इनके पास सबूत नहीं है तो फिर उन असासों का इनको जवाब देना पड़ेगा और वो पैसा फिर कौमी खजाने में जमा करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।